सर क्लास ज्वाइन कर ली थी पर वगैरह वगैरह वगैरह। ओके राइट, ठीक है, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन से हमारी कहानी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अ स्मॉलेस्ट ब्रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसका ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट था, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अनम्यूट करके बता दो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। होमो हैबिलिस, बी ऑप्शन। कैन बी होमो हैबिलिस आपका यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे, राइट। अब जब भी हम यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन की यहाँ पे बात करेंगे तो आपको एक बात क्या रखनी है कि आपकी कहानी स्टार्ट हुई थी आपके सबसे पहले ग्रुप से, एंड दैट वाज माय ड्रायोपेथिकस। यस सर। तो ड्रायोपेथिकस से आपकी कहानी यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है, राइट। अब आपसे पूछा जाएगा कि ड्रायोपेथिकस जो आपका था यहाँ पे वो बेसिकली आपका क्या था। सो यू कैन से इट वाज अ एप लाइक मैन। इट वाज अ एप लाइक मैन आपका यहाँ पे था, और इसमें से आपके लाइक इट वाज अ कॉमन एंसेस्टर था हमारा ये। कॉमन एंसेस्टर फॉर माय ह्यूमंस एज वेल एज फॉर योर एप्स के लिए ये कॉमन एंसेस्टर आपके यहाँ पे था, राइट। एंड देन यू विल फाइंड कि उसके ऊपर फिर हमारा हम लोग बिल्ड करते हैं। देन यू विल फाइंड हर एक लीनिएज इसके ऊपर आपका वहां पे आने लगेगा। यू विल हैव योर रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये सारे लीनिएज फिर आपके बाद में आएंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि इन चारों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप था या कौन सा आपका लीनिएज था जो आपको मिलता है देखने के लिए, आप जिसकी स्केलेटन मिला था आपका यूरोपियन कंट्री के केव में, वैली में मिला था। निएंडरथैल्स जो आपके यहाँ पे थे, इनका स्केलेटन जो मिला था वो आपको मिला था आपके यूरोपियन कंट्री में, वहां पे निएंडर वैली में इनका आपका स्केलेटन आपको मिल गया था, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा है जिसने सबसे ज्यादा टाइम गुड इवनिंग सर। ऊपर, अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किसने सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था प्लैनेट अर्थ के ऊपर अदर देन होमो सेपियन? इरेक्टस। इरेक्टस, इरेक्टस भूलना नहीं आप लोगों ने। होमो इरेक्टस वाज द वन जिसने सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था अदर देन होमो सेपियन के अलावा। दे हैव स्पेंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे काफी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देयर इज अ एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड फॉर लाइक 1 लाख to 40,000 years ago इन यूरोप। जैसे ही आपको यहाँ पे यूरोप लिख के आ रहा है आपको यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि वो लोग किस बारे में यहाँ पे किसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बताइए जानवी किस बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? निएंडरथैल्स आर गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये वही थे जो यूरोपियन कंट्री में यहाँ पे, और ये जो सारी स्टेटमेंट जो आपकी लिखी हुई है ना ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस है। सो एनसीईआरटी को आप थॉरली लाइन बाय लाइन पढ़ के ही इसको याद रखना, ठीक है। सो दे वर सीन वे बैक इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। Then, what was the most significant trend in the evolution of modern man? इनमें से सबसे significant trend आपके यहाँ पे कौन सा था? तो आप अनम्यूट करके बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा सब लोग? राइट, इंक्रीजिंग इन क्रेनियल कैपेसिटी। ये आपके यहाँ पे इंक्रीज की गई थी विद द कोर्स ऑफ टाइम। ये आपका सबसे सिग्निफिकेंट यहाँ पे आपका ट्रेंड था, ठीक है। अपराइट पोस्चर, शॉर्टिंग ऑफ जॉ, बाइनोकुलर विजन आपके ट्रेड थे, बट दे वर नॉट एज सिग्निफिकेंट एज योर ऑप्शन नंबर सी। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, आपका जो ड्रायोपेथिकस था क्या वो अपराइट था या नहीं था? नो सर। नहीं था वो। आपका होमो इरेक्टस अपराइट था नहीं था? राइट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपराइट था नहीं था? यस सर। राइट, दैट वाज आल्सो अपराइट, ठीक है, ओके। देन यू हैव दिस लीनिएज जो आपको यहाँ पे अरेंज करना है एक बार फिर। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप किसी चीज का रिवीजन करना चाहते हो यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। अगर आप पुराने क्वेश्चन भी वापस सॉल्व करो दैट्स फाइन, बट क्वेश्चन के थ्रू आप रिवीजन करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा जानवी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर बैटमैन वाला बी। बैटमैन वाला बी आपका यहाँ पे बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यस। So Batman B over here becomes the correct answer. That's going to be a right lineage in terms of my chronology of my human evolution. ठीक है. According to the fossil discovered up to the present time and origin, evolution of man started from. So याद रखना जब भी evolution of man की यहाँ पे बात की जाएगी आपको as per the NCERT, as per the needs syllabus आपको एक ही टर्म यहाँ पे याद रखना है. That is always going to be your Africa. अफ्रीका से ही आपको ये पूरी कहानी आपके यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना दैट इवोल्यूशन जब भी आप पढ़ो यहाँ पे यू फर्स्ट फॉलो व्हाटएवर इज बीन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद जो भी मैंने आपको एडिशनल चीजें बता के रखी हुई है वो भी आप वहाँ पे एक बार देख लेना। यू हैव टू रिमेंबर दोस थिंग्स एज वेल। नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन विच काइंड ऑफ पॉपुलेशन? अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्वेश्चन कराने के पहले लेट मी टेल यू
जेनेटिक ड्रिफ्ट की कहानी एक बार बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि ये कहानी इंपॉर्टेंट है, नीट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये काफी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। तो जब हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो याद है हमने एक कहानी के बारे में बात करा जहाँ पे एलिफेंट आ रहा था और बीटल्स थे वहां पे। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आपका बीटल्स थे, यू आर हैविंग ग्रीन बीटल्स, यू आर हैविंग ब्लू बीटल्स, ऐसे सारे आपके यहाँ पे बीटल्स थे। कोई मुझे कहानी एक्सप्लेन करेगा? कोई मुझे बता सकते हैं कहानी में क्या होता है? अबूरा बताओ कहानी में क्या होता है? तो इसमें जंगल में बहुत सारे बीटल्स रहते हैं हम्म, जो कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ ब्लू कलर के होते हैं। हम्म, ग्रीन कलर वाले ज्यादा होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एलिफेंट आया और वो उनको कुचल कर चला गया। तो उसकी वजह से ग्रीन कलर वाले बीटल्स की डेथ हो गई और ब्लू कलर वाले ज्यादा हो गए। तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया कि जो वो लार्ज पॉपुलेशन थी वो सारी वैनिश आउट हो गई और जो इंफीरियर पॉपुलेशन थी वो ग्रो करना स्टार्ट हो गई। राइट। और ये सब हुआ एक चांस की वजह से, इट ऑल हैपेंड बाय चांस। ये आपका नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे एक वीकर पॉपुलेशन को यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। सो जब ब्लू पॉपुलेशन की यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा ना, जब ये जो ब्लू पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे थी, जब इनका नंबर यहाँ पे बढ़ने लगा, दैट वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि यहाँ पे एक ऐसी पॉपुलेशन सिलेक्ट हो चुकी है जिसको नहीं होना चाहिए था। याद रखना, जैसे कि अबूरा ने बताया, ये एक इंफीरियर पॉपुलेशन था, ये एक ऐसा पॉपुलेशन था जो इतना स्ट्रॉन्ग था भी नहीं। द स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन वॉज एक्चुअली द ग्रीन वन, बट यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन वन यहाँ पे एलिफेंट द्वारा कुचल दिए गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लू वन एक्चुअली वर एबल टू इंक्रीज देयर नंबर, क्योंकि कोई कंपटीशन वहां पे उनका वहां पे था नहीं। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो ये आपका स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट करता है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड थिंग, इट इज ऑल माय चांस इफेक्ट, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चांस, आपका यहाँ पे ये इवेंट होते हुए आपको मिलेगा। सो ये बात आपको याद रखनी है जेनेटिक ड्रिफ्ट को लेकर, और ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आप हमेशा याद रख सकते हो। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर ही हमने यहाँ पे दो टर्म सीखे थे, एक हमने टर्म हमारा सीखा था दैट वाज माय बॉटलनेक इफेक्ट, और एक था मेरा यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट, राइट। बॉटलनेक और फाउंडर हमारे यहाँ पे दो इफेक्ट थे। फाउंडर इफेक्ट बड़ा सिंपल सा था कि एक पॉपुलेशन जो मेन एरिया में रह रही है, एक मेन पॉपुलेशन जो एक हैबिटेट में रह रही है, वहां से वो निकल के जाते हैं, एक नए आइलैंड की तरफ जाते हैं और वहां पे जाके वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, वहां पे जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, एंड दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। दैट इज माय फाउंडर इफेक्ट। एक पॉपुलेशन ने एक नया पॉपुलेशन एक नई जगह पे जाके एक नया पॉपुलेशन वहां पे एस्टेब्लिश कर लिया, दैट्स माय फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। बॉटलनेक इफेक्ट का भी मैंने आपको एक एग्जांपल सिखाया था, कोई Yes, मुझे sir. बॉटलनेक इफेक्ट का एग्जांपल एक्सप्लेन कर दे। तमनप्रीत बताइए। सर ऐसे एक एलिफेंट सील्स थे, वो रह रहे थे और उसको ना मतलब कि हंट किया, तो 50,000 मान लो वहाँ पे पॉपुलेशन थी, तो उसको हमने हंट किया, तो उसमें से मान लो हमारी 1100 पॉपुलेशन बच गई, बाकी सारी मर गई। और उनकी जब आपस में मेटिंग कराई तो एक न्यू पॉपुलेशन जो डेवलप हुई, मान लो अगर वहाँ पे मतलब उनमें तो लेस जेनेटिक वेरिएशन होगी क्योंकि वो सारे सेम पॉपुलेशन में से इवॉल्व हुए थे। तो मतलब वहां पे मान लो कोई ऐसी बीमारी आ गई जो एलिफेंट सील को इफेक्ट करती थी, तो उन सारों में तो सेम जीन है, वेरिएशन कम है, तो वो सारे एलिफेंट सील्स मर जाएंगे। इसको राइट, बढ़िया। तो मुझे ये बताओ इसके अंदर कि मार क्यों रहते हो उन एलिफेंट सील्स को वैसे? सर उन्होंने सर उससे कुछ मिलता है, वो नहीं याद आ रहा। लेदर, लेदर इज समथिंग दे वर गेटिंग। यस सर। बिल्कुल सही। तो ये जो एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया था एलिफेंट सील वाला, देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यू हैव अ लार्ज पॉपुलेशन 50,000 का आपका यहाँ पे, आपने एलिफेंट सील को मारना चालू किया तो उनका नंबर कितना चला गया, वो आगे अपना 1100 इतना नंबर यहाँ पे आ चुका है। सिंपल सी बात है, इनके अंदर जो वेरिएशन आपको यहाँ मिलेगा, तो वेरिएशन इज गोइंग टू बी वेरी लेस इन देम। नाउ दिस पॉपुलेशन वाज अलाउड टू रिवाइव बैक, दिस पॉपुलेशन वाज अलाउड टू रिवाइव बैक, और ये नंबर आपको आपस से बन गया था आपको यहाँ पे 10,000 जितना। बट याद रखना, जब एक पॉपुलेशन बॉटल नेक से जा रही है, इट इज अ बॉटल नेक, आप देख पा रहे हो, इट इज अ बॉटल नेक। जब पॉपुलेशन एक बॉटल नेक से जाती है तो इवन दो अगर आपका नंबर बढ़ रहा है, यू हैव लेस वेरिएशन ओवर देयर, और क्योंकि आपके पास यहाँ पे लेस वेरिएशन है, कोई बिल्कुल यहाँ पे एक लाइकली चांस है कि फ्यूचर में अगर कोई बीमारी होती है उस एरिया के अंदर, देन द कंप्लीट पॉपुलेशन माइट गेट लॉस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी वेरिएशन ओवर देयर। सो दैट वाज माय एग्जांपल ऑफ माय बॉटलनेक इफेक्ट। अगर याद हो तो मैंने एशियाटिक लैंड्स का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया था, Yes, sir. ये भी Yes, एग्जांपल आपका बॉटलनेक इफेक्ट से जा चुका है, ठीक है। That is something we have understood, right? The variation that occurs by chance in a small population cause deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium.
ये जो आपका चांस से जो आपको आपका चेंजेस आपके यहाँ पे आ रहे हैं, दैट कैन आल्सो अफेक्ट द हार्डी-वेगनर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है। एनी डेविएशन ड्यू टू चांस वेरिएशन इज कॉल्ड एज माय रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा आपको यहाँ पे याद रखनी है। हार्डी-वेगनर इक्विलिब्रियम हम आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड। सो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली कहानी आप सबको यहाँ पे रखनी है याद, एंड इट इज नॉट अ नेचुरल सिलेक्शन, राइट, इट इज समथिंग विच इज हैपनिंग क्वाइट रैंडमली, और ये इवोल्यूशन जैसा होता है वैसा ये नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा पॉपुलेशन भी आपका सिलेक्ट हो सकता है जिसको होना नहीं चाहिए था। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस पिक्चर। अब ये पिक्चर से आप लोग यहाँ पे वाकिफ हो जाओ, ये पिक्चर के बारे में आपको यहाँ पे सीखना था ना। नाउ लेट मी जस्ट डू वन थिंग। देखो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के सिलेक्शन आपके सामने यहाँ पे है। यू हैव अ डायरेक्शनल, यू हैव अ डिस्ट्रप्टिव एंड यू हैव अ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अगर आपको कहानी यहाँ पे थोड़ी सी याद करोगे तो हमारे पास माउस की कई सारी पॉपुलेशन थी। माउस के हमारे पास कई सारे आपके वहां पे लाइक वेरिएंट्स थे, राइट, जिनका कलर डार्क कलर भी था, जिनका लाइट कलर भी था। इसके बीच में भी आपको कई सारे वेरिएंट आपको पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है, डायरेक्शनल, डिस्ट्रप्टिव एंड स्टेबलाइजिंग। अगर हैबिटेट के अंदर आपको मिलता है एक ऐसा पॉपुलेशन जिसका कलर इंटरमीडिएट है, आप देखो ये जो मेरा माउस है यहाँ पे, इसका कलर मिक्स कलर है, मतलब इंटरमीडिएट कलर, बीच का कलर है इसका, ना ही ज्यादा डार्क ना ही ज्यादा लाइट। अगर मेरा माउस का पॉपुलेशन अगर वहां पे यही मुझे मिलता है, अगर यही वहां पे अपना नंबर वहां पे इंक्रीज कर पा रहा है, देन दैट मीन्स इट इज माय स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे काम करता हूँ। लेट मी टेल यू दिस विद द हेल्प ऑफ वन मोर ग्राफ ओवर हियर। देखो एक बात आप यहाँ पे समझो, इसके अंदर व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हो, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक माउस का पॉपुलेशन है यहाँ पे जिसका कलर इंटरमीडिएट कलर है आपके यहाँ पे, सो यहाँ पर इंटरमीडिएट कलर। अगर आप अपनी कहानी को याद करोगे ना जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, आपके पास कई सारे माउस के स्ट्रेन्स थे और आपका वहां पे जो हैबिटेट था वो आपका रॉकी हैबिटेट था, और उस रॉकी हैबिटेट जैसे ही उस हैबिटेट का कलर चेंज हो रहा था उस हिसाब से पॉपुलेशन वहां पे आपका चेंज हो रहा था। तो अगर मेरे हैबिटेट के अंदर सारे रॉक्स का कलर अगर हो जाता है इंटरमीडिएट, अगर सारे रॉक्स का कलर हो जाता है मिक्स कलर का, ब्राउन एंड व्हाइट का मिक्स अगर वहां पे हो जाता है, तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो मेरा ये वाला जो माउस है ना जिसका कलर खुद इंटरमीडिएट कलर है, उसका नंबर आपको वहां पे ज्यादा मिलेगा, उसका पॉपुलेशन आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा। और बाकियों का पॉपुलेशन जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 नीचे वाले एरो दिखा के, उनका पॉपुलेशन आपका यहाँ पे नीचे जाएगा, बिकॉज ये वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस एक्सट्रीम में जो आपके एनिमल्स होंगे, इस एक्सट्रीम में जो आपके एनिमल्स होंगे, मतलब डार्क कलर के जो मेरे यहाँ पे माउस होंगे, या अगर इस एक्सट्रीम में मेरे होते हैं यहाँ पे लाइट कलर के माउस जो होंगे, उनका पॉपुलेशन नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज हैबिटेट के हिसाब से वो वहां पे अडेप्ट नहीं कर पा रहे, हैबिटेट के हिसाब से वो अपने आप को वहां पे अडेप्ट नहीं कर पा रहे, या मैं कहूंगा हैबिटेट उन्हें कोई वहां पे एडवांटेज नहीं मिल रहा, उन्हें उनके कलर का, उनके कोट का वहां पे उस हैबिटेट के अंदर उन्हें एडवांटेज नहीं मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव अ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में याद रखना, हमेशा एक बीच की वैल्यू वाला पॉपुलेशन आपका सिलेक्ट किया जाएगा। ऑलवेज अ इंटरमीडिएट पॉपुलेशन विल गेट सिलेक्टेड। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शनल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि एक सर्टेन ट्रेट को हम यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। आप सोचो कि आपके हैबिटेट के अंदर आपके पास जो माउस का पॉपुलेशन है, दे हैव डार्कर कोट कलर। अगर आपके पास माउस का पॉपुलेशन आपका यहाँ पे दे हैव अ मच मोर डार्कर कोट कलर, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन दैट यू विल हैव, और अगर आपको लग रहा है कि वो पॉपुलेशन आपको वहां पे इंक्रीज करेगा, समझो आपके जो माउस का कोट कलर है वहां पे जो इंक्रीज करेगा दैट इज गोइंग टू बी मच मोर डार्कर, मतलब डार्क कलर का या ब्राउन कलर के जो आपके यहाँ पे माउस है, ये माउस का पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि आपके हैबिटेट के अंदर डार्क कलर के रॉक्स हो गए। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपके हैबिटेट के अंदर आपका जो हैबिटेट है वहां पे अगर आपके रॉक्स डार्क कलर के होते हैं या ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं, तो ये वाली पॉपुलेशन आपकी वहां पे थ्राइव करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं बट एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन में सिलेक्शन में कर रहा हूँ यहाँ पे? द डार्कर कोट, जिसका कोट कलर डार्कर होगा वो पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज करेगा, बाकी पॉपुलेशन आपका वहां पे डिक्लाइन करेगा। सो दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
सो दिस पॉपुलेशन इट इज हैपनिंग इन अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। और जो आखिरी हमारे यहाँ पे रहता है उसको हम बोलते हैं एज अ डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव में आपको क्या मिलेगा कि मीन पॉपुलेशन के अलावा जो एक्सट्रीम की जो दो पॉपुलेशन यहाँ पे होगी उनको हम करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट। एक्सट्रीम की जो आपके यहाँ पे दो पॉपुलेशन आपके यहाँ पे हो जाएगी, द एक्सट्रीम टू पॉपुलेशन यू हैव ओवर देयर, दे आर द वन व्हिच विल गेट सिलेक्टेड ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि दो एक्सट्रीम की पॉपुलेशन, मतलब आपके जो रॉक्स है वहां पे इधर डार्क कलर के या फिर व्हाइट कलर के या लाइटर कलर के, सो आपकी दो पॉपुलेशन आपके यहाँ पे सिलेक्ट की जा रही है, लेकिन इंटरमीडिएट को यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका हैबिटेट इस तरीके से कि आपका जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन आपका जो यहाँ पे होगा उनका नंबर यहाँ पे रहेगा कम, लेकिन बाकी दो एक्सट्रीम जो मेरे यहाँ पे होंगे इनका यहाँ पे सिलेक्शन होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सच काइंड ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड एज माय डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, जो आप बीच में आप यहाँ पे अपना देख पा रहे हो। डिस्ट्रप्टिव में याद रखना दो पॉपुलेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, दो एक्सट्रीम पॉपुलेशन आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। डायरेक्शनल में आप एक सर्टेन ट्रेड को आप डायरेक्शनल सिलेक्शन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा, एंड स्टेबलाइजिंग में आपको एक इंटरमीडिएट पॉपुलेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। So that is what you find happening over here. क्या ये बात समझ आ रही है आपको अपूर्वा? Yes, sir. ठीक है, and I hope this is clear to all of you. So this is what you find in this kind of selection में आपको ये सारी कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अब हम पुराने क्वेश्चन थोड़े यहाँ पे उठा के देख लेते हैं। तो this is something. So अब इसका आंसर जोर से बताओ, इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? Smaller population. Small population. Always जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा ऑपरेट करता है आपके यहाँ पे स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, अगेन यहाँ पे आपका आंसर वही आएगा, इट ऑलवेज ऑपरेट्स इन योर स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में आपको ये ऑपरेट करता है। ठीक है, हाँ इसका आंसर बता दो यहाँ पे, देखो एबीसी यहाँ पे क्या है, और हैंड रेज करना है इसके लिए। सब लोग करेंगे बेटा, ये तो सब लोग कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया जो सेंटर वाला रहेगा वो क्या रहेगा, एंड जो एक साइड पे जा रहा है वो क्या रहेगा, और जिसमें दो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो क्या रहेगा। बताइए अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? सर बैटमैन वाला बी। सिद्धरा आपको क्या लग रहा है? इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, राइट। ये आपका यहाँ पे स्टेबलाइजिंग बीच वाला, ये आपका यहाँ पे डायरेक्शनल, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर डिस्ट्रप्टिव। सो यस, तो ऐसे आसान सवाल आएंगे तो कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, देयर इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर। करिए सब लोग हैंड रेज इसके लिए। और नए बच्चों को अगर कोई चीज यहाँ पे नहीं लग रही है ज्यादा तो कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में आप समझ जाओगे, बट आई थिंक स्टिल यू कैन ट्राई इफ यू वांट टू। स्कूल में क्या हुआ है आप कर सकते हो ये। बताइए अक्षरा क्या होगा इसका आंसर? सर सेकंड ऑप्शन। अक्षरा आजकल पढ़ाई हो रही है घर पे, नहीं हो रही? सर हो रही है। ठीक है, बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑलराइट, बाकी लोगों ने हैंड रेज नहीं किया। अरे बस दो ही लोग, बोलिए मोनिका क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन। बैटमैन वाला? यस सर। चलो देख लेते हैं। अप्रू आप भी बी के रहे हो यहाँ पे? No, sir. D. दिल्ली वाला। दिल्ली वाला डी के रहे हो आप? ऑलराइट, चलिए देखते हैं, कुछ अलग आंसर आया है यहाँ पे। ठीक है चलो लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, सो यू हैव दिस 4 ऑप्शंस। अब सबसे सिंपल मेरे लिए यहाँ पे होता है ढूंढना व्हाट इज माय जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि जब भी आपके यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट की यहाँ पे बात की जाएगी देन यू नो दैट मेरा जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ जो मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द चांस। और यहाँ पे आपको जो आ रहा है वो दैट इज कमिंग विद द ऑप्शन 1 के साथ। सो डी मेरा आएगा यहाँ पे 1 के साथ। तो ये चीज तो मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे कर ली। अब सेकंड मेरा यहाँ पे जो सबसे इजी टर्म मेरा यहाँ पे आता है वो दैट विल बी जीन फ्लो। जीन फ्लो आपका हमेशा आएगा इन रिलेशन टू योर माइग्रेशन। आपका कोई पॉपुलेशन आपके एरिया में आ रहा है उसे हम बोलते हैं एज अ इमिग्रेशन, राइट। कोई पॉपुलेशन अगर आपका वहां से जा रहा है दैट्स कॉल्ड इमिग्रेशन। तो ये जब चीजें आपके यहाँ पे हो रही है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जीन फ्लो, सो दैट इज गोइंग टू बी योर जीन फ्लो। सो बी के साथ मेरा यहाँ पे लग जाएगा हमेशा ऑप्शन नंबर 3, राइट। देन यू हैव 2 टर्म्स, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सो नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं जो हमें मिला था चार्ल्स डार्विन से, ये टर्म आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? सो यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस इन द सर्वाइवल ऑफ द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अमंग द वेरिएंट्स पॉपुलेशन
दैट इज समथिंग विच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, और दैट इज व्हाई ऑप्शन सी के साथ मेरे यहाँ पे लगेगा, मेरे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपका सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव वेरिएशन, लाइक रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन इन द इंडिविजुअल, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी के साथ मेरे यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट नंबर 2। एंड देन यू हैव अ म्यूटेशन, सो म्यूटेशन के साथ आपका यहाँ पे आएगा सोर्स ऑफ न्यू एलील्स। म्यूटेशन की वजह से आपको कुछ नए एलील्स आपको मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए वहां पे सही अच्छे हो, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट हैपनिंग ओवर देयर, राइट। ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है, तो किसने यहाँ पे गलत किया है? मोनिका का गलत हुआ है या पूर्वा का गलत हुआ है? किसने? बी वाले ने गलत किया है, ए वाला डी वाले ने गलत किया है? बी। जीन फ्लो यहाँ पे आपका आ रहा है यहाँ पे 2 के साथ, सो जीन फ्लो इज कमिंग। अच्छा, आपने जीन फ्लो इसके साथ मैच कर दिया, ओहो, जीन फ्लो आपने कर दिया डिफरेंस इन द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। बहुत बढ़िया मोनिका, बहुत बढ़िया। भी बिकम सबने, मतलब एक ने भी बोला था, सबने भी बोल दिया, बहुत वेरी गुड, स्टार मिल जाए आपको, स्टार। ऑलराइट, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी इन दिस। चलो अब फटाफट आंसर करते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स व्हाट? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, हैंड रेज करके। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन आपका, हाँ स्टेबलाइजिंग का आपका यहाँ पे आएगा। रानी बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। राइट, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ट्रेट विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया। हार्डी-वेंगर इक्वेशन की यहाँ पे बात की जा रही, तो हार्डी-वेंगर इक्वेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अब इसके अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि आपका एक तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है। अगर मुझे जाननी है, अगर मुझे यहाँ पे जाननी है, राइट, इफ आई वांट टू नो द एलिलिक फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे एलिलिक फ्रीक्वेंसी जाननी होती है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ? P plus Q is equals to 1. Very good. P plus Q is equal to 1. So that is the formula I'll be using over here, right? अगर मुझे जाननी हो मेरे यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, if I want to know जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे, then you will have P square plus 2 P square plus 2PQ plus Q Q is equal to 1. square is equal to 1. बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि जब मेरा ये वैल्यू 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या? When I am getting this value 1, so what do you mean by this? कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट में है। एक एक करके, हाँ बोलो, एक एक करके बोलेंगे। पहले जानवी आप बताओ क्या कर रहे हो आप? अगर मेरा वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है, so that means what? तो इसका मतलब है कि म्यूटेशन नहीं होगा पॉपुलेशन में। ठीक है, मुनिका आपको क्या लग रहा है? ठीक है, उसके अलावा जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट होगा पॉपुलेशन, और यहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं होगी, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, और साथ में यहाँ पे रैंडम मेटिंग होगी। ठीक है, अक्षर आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसके अंदर आप? सेम थिंग, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। राइट, सो पॉपुलेशन का जब आपको यहाँ पे वैल्यू आपको 1 मिलेगा हमेशा यहाँ पे, देन यू शुड नो दैट देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कोई आपका नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा, म्यूटेशन नहीं हो रहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका नहीं हो रहा, एंड देन ओनली यू कैन गेट दिस वैल्यू एज अ 1। अब मुझे बताओ रियल वर्ल्ड में क्या आपको ऐसा होते हुए मिलता है? सर नहीं मिलता। तो क्या फायदा हुआ फिर इस इक्वेशन का हमारे लिए? हमें ये जानने में, वेरिएशन जानने में पता लगता है कि कहाँ पे वेरिएशंस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कैसे पता चलेगा वो आपको? सर अगर अलग आ गई ना वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं आएगी, दैट मीन वहाँ पे वेरिएशंस हो रही हैं। नहीं, आप ये बोलोगे कि अगर आपका इक्वल टू 1 नहीं आया, अगर चेंज हुआ, देन आप बोलोगे कि वहां पे नेचुरल सिलेक्शन एक्ट कर रहा है। वेरिएशन तो हमेशा रहेगा वहां पे, वेरिएशन तो रहेगा, यू विल से दैट द नेचुरल सिलेक्शन इज एक्टिंग ओवर देयर। ठीक है, ऑलराइट। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने, तो इस फॉर्मूला में आपको याद रखना है कि मेरा जो पी स्क्वायर यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर माय होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट। क्यू स्क्वायर मेरा यहाँ पे क्या रहेगा? राइट, एंड ये मेरा यहाँ पे रहेगा हेटेरोजाइगस। क्या? सो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर मुझे पता करना हो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2PQ। राइट, ऑप्शन बी 2PQ यहाँ पे आपका सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। So in the random meeting population in equilibrium, which of the following brings about the change in the gene frequency in the non-directional manner? इनमें से कौन से तरीके से आपके इक्विलिब्रियम में आपके चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द नॉन डायरेक्शनल मैनर? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग है कहाँ पे? लाइक प्रखर, सिद्रा, तमनप्रीत, चांदनी,
अक्षरा, हाँ अक्षरा बोलो क्या होगा इसका आंसर? म्यूटेशन। म्यूटेशन आप यहाँ पे कह रहे हो, और म्यूटेशन आपका यहाँ पे आंसर, बिकॉज म्यूटेशन जब आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस लाता है दैट इज गोइंग टू बी नॉन डायरेक्शनल, म्यूटेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन डायरेक्शनल। तो यस, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा इवेंट एक नॉन डायरेक्शनल चेंज आपको लेके दे रहा है, देन देयर आंसर इज गोइंग टू बी योर म्यूटेशन ऑल द टाइम। अब इसमें एक बात याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि अंडर विच कंडीशन माय पॉपुलेशन विल रिमेन एट अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम आपका जो हम मेंटेन करते हैं, सो ये कौन सी कंडीशंस में आपका ये मेंटेन रहेगा, सो इन विच कंडीशंस आई विल फाइंड द इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं कि द पॉपुलेशन शुड ऑलवेज अंडरगो रैंडम मीटिंग, population should always undergo random mating, population should not show, there should be no natural selection, वहां पे आपका नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट नहीं होना चाहिए, सो देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन ओवर देयर, राइट। देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट operating in the population, there should be no mutation happening over there, उसके साथ साथ देयर शुड बी नो माइग्रेशन, माइग्रेशन भी वहां पे होना नहीं चाहिए, राइट। अगर ये सारे इवेंट्स अगर आपके वहां पे हो पा रहे हैं, राइट, अगर आपके ये सारे इवेंट्स अगर आपके यहाँ पे हो पा रहे हैं, इफ यू आर सी ऑल दिस इवेंट्स हैपनिंग इन द पॉपुलेशन, देन आपका इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन रहेगा, दैट मींस तब आपका वैल्यू आपका 1 आएगा। बट हम जानते कि ऐसा नहीं होता, यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, सो इसलिए वैल्यू आपका हमेशा डिवाइड करता है। तो याद रखना, दीज आर द कंडीशन, दीज आर कंडीशंस, तब आप अपनी हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम को फुलफिल करोगे। आपका हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम को आप फुलफिल तब करते हो व्हेन यू फॉलो दिस कंडीशन, जब आप ये कंडीशंस को फॉलो करते हो तभी वो फुलफिल होती है रिक्वायरमेंट, और एल्स वो नहीं होंगी, ठीक है। देन आ गया क्वेश्चन, कौन कौन था वो, मोनिका, आ गया आपका सवाल, लेकिन ये बड़ा आसान सवाल है। सी ऑप्शन। दे हैव गिवन दिस, अरे पहले हम देखो यहाँ पे क्या है। You have a dominant allele which is going to be your 0.4. What will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive, right? अगर मुझे यहाँ पे डोमिनेंट एलील A दिया हुआ है, सो अगर मेरे को यहाँ पे A देकर रखा हुआ है, A इज इक्वल टू 0.4, आपको अपना रूल याद रखना, रूल आपका यहाँ पे क्या था, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अगर मुझे यहाँ पे डोमिनेंट एलील देकर रखा हुआ है तो याद रखना डोमिनेंट एलील मतलब मेरा P, मतलब मेरा यहाँ पे मुझे उन्होंने P देकर रखा हुआ है, सो P इज इक्वल टू माई 0.4। अगर मेरा P 0.4 है तो मेरा Q यहाँ पे क्या होगा, 0.6। 0.6 मेरा यहाँ पे आ गया। अब आपको कुछ, आपको PNQ आपको मिल गया, आपकी पूरी स्टोरी आती है कि आपको PNQ ढूंढना होता है। अगर आपको PNQ वैसे ही मिल रहा है यहाँ पे, देन आप क्या ही करोगे फिर, अब आपको करना है क्या, आपको फॉर्मूला लगाना है, P² प्लस 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। ये तो नए वाले बच्चे भी करके दे सकते हैं हमें, यहाँ पे हमें P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, अब लगा लो आप अपना यहाँ पे। सो 0.4 का होल स्क्वायर आप यहाँ पे कर लो प्लस 2PQ, सो 2 इंटू माई 0.4 इंटू योर 0.6, राइट, प्लस 0.6 होल स्क्वायर। बताइए तो मनप्रीत, अब बताइए। सो यहाँ पे 0.4 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आंसर है मेरा यहाँ पे आएगा, तो 0.16। ठीक है, प्लस इसका वैल्यू क्या आएगा मेरा यहाँ पे, 0.48। 0.48, बिल्कुल सही, प्लस इसका क्या आएगा, 0.3। आ गया मेरा यहाँ पे आंसर। सो आई विल गाइड माय ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। यस सर। ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको अपना टाइम लेकर उसे सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू विल हैव टू थिंक ऑफ इट। खुद से करोगे या करके दिखाऊं मैं, खुद से करेंगे। दिल पे एकदम ऐसे पत्थर रख के बोल रहे हो कि हाँ सर कर लेंगे, खुद से करो, करो जल्दी करो, एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। याद रखना हमेशा, और सब लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि लाइक बाकी लोग कह रहे कि चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। पहले याद रखना
P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे, और दूसरा आपको याद रखना है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगा पी एन क्यू की वैल्यू निकालना। एक बार और आपको पी एन क्यू की वैल्यू पता चल गई, फिर पूरी चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका सब कुछ हो जाता है, फिर आपको कुछ नहीं करना होता। तो जैसे ही हो जाए क्वेश्चन तो इसके लिए आप हैंड रेज करिए। वो जो बच्चे नए हैं हमारे साथ, जसनूर, पल्लवी, सौरभ एंड ईशा, आई डू अंडरस्टैंड ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है अगर आपने ये स्कूल में अगर नहीं किया है तो, बट आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जब इसे हम करेंगे तो, बिकॉज हार्डी बैंक पर आपने किया होगा, शायद न्यूमेरिकल शायद आपने इतने वहां पे नहीं किए होंगे, बट यू मस्ट हैव डन द हार्डी बैंक और इक्विलिब्रियम। Yes, sir. हाँ, सो चलिए अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम समझते हैं। बाकी बच्चे जल्दी, कितना टाइम लगा रहे हो आप लोग? अपूर्व, कितना टाइम लगा ये करने में? 0.16। मुझे पी एन क्यू की वैल्यू पहले बताओ बेटा। सो जो इसमें की वैल्यू अरे 6 और एक सेकेंड, 0.4। आराम से वापस बोलो मोनिका। पी का वैल्यू क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? बोलो 0.7 0.7 आ रहा है। 6.6 सर रुको दोबारा ठीक है। अपूर्व क्या आ रहा है? अक्षरा क्या आ रहा है? सर ई की 0.6 और क्यू की 0.4। किधरा? सर P की 0.6 आ रही है और इसकी 0.4। रानी? सर P की 0.4 और Q की 0.6। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं अभी इसके अंदर हमें करना क्या है। चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है? अ पॉपुलेशन ऑफ कैट कैन बी ईदर ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक एलील इज गोइंग टू बी फॉर्म बाय कैपिटल बी, राइट, हैज अ कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द व्हाइट एलील। सो कैपिटल बी इज फॉर्म बाय डोमिनेंट एलील, जिससे आपका ब्लैक कलर आपका यहाँ पे आएगा, और आपका यहाँ पे आएगा जो स्मॉल भी आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी गिव मी द व्हाइट कलर। अब ये स्पेशली हमारे नए बच्चों के लिए, आप ये बात समझ लो कि बिल्लियां होती है, उनके दो कलर आपके पास, ब्लैक एंड व्हाइट। कैपिटल बी ब्लैक इज फॉर माय डोमिनेंट वन एंड स्मॉल बी इज फॉर माय व्हाइट वन। तो आप एक बात सोचो, जो स्पेशली मेरे नए वाले बच्चों के लिए, आप सोचो ये बात को कि अगर कोई बिल्ली ब्लैक है, सो दैट कैन हैव अ कैपिटल बी कंडीशन, तो इस कंडीशन में वो ब्लैक हो सकती है, राइट। अगर कोई बिल्ली आपकी व्हाइट है, देन इट विल हैव अ कंडीशन ऑफ योर स्मॉल बी दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट। एंड यू कैन हैव, अगर आपकी कंडीशन होती है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो आप जानते हो क्योंकि वो डोमिनेंट एलील है, तो उस बिल्ली का कलर वहां पे रहेगा आपका वहां पे ब्लैक, राइट। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आप किसी ब्लैक बिल्ली को देखते हो, तो आप ये नहीं बता सकते देख के कि वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। आप बिल्ली को देखो तो बता नहीं सकते, लेकिन जब मैं एक व्हाइट बिल्ली को देखता हूँ, व्हेन आई ऑब्जर्व अ व्हाइट कैट, आई कैन क्लियरली से दैट इट इज माय स्मॉल बी। इतनी बात को तो आप लोग एग्री करोगे सब लोग कि अगर मैं व्हाइट कलर की कैट को देखता हूँ, आई कैन वेरी क्लियरली ब्लाइंडली आई कैन से दैट कि ये जो मेरी यहाँ पे कैट है, इसका जीनोटाइप यहाँ पे आपका होगा स्मॉल बी। ब्लैक को देख के नहीं बता सकता मैं, ब्लैक के अंदर क्योंकि हेटेरोजाइगस भी होमोजाइगस भी है, बट स्मॉल बी आई कैन क्लियरली से इट इज माय व्हाइट कैट। तो इतना तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। क्या ये बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही आप सबको यहाँ पे? यस सर। यस सर। अब मुझे करना क्या होता है, तो याद रखना, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए, आप कोशिश करोगे अपने Q की वैल्यू फाइंड करने की। P की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, P की वैल्यू आपको एकदम से नहीं मिलेगी, यू हैव टू लुक फॉर द Q की वैल्यू। Q स्टैंड्स फॉर माय होमोजाइगस रिसेसिव एलील, सॉरी, Q स्टैंड्स फॉर माय रिसेसिव एलील। इसमें याद रखना, जब हम P प्लस Q इक्वल टू 1 करते हैं ना, तो याद रखना P स्टैंड्स फॉर एक्चुअली फॉर माय डोमिनेंट एलील, P स्टैंड्स फॉर माय डोमिनेंट एलील, एंड योर Q stands for my recessive allele. This stands for my recessive allele. तो मुझे फाइंड करना है मेरा यहाँ पे Q का वैल्यू, जो मैं फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं Q का वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड करूंगा, हम इस नंबर को देखते हैं। सो नाउ इफ आई सी द नंबर ओवर हियर, पॉपुलेशन मेरा टोटल कितना है कैट्स का? 1000। 840 मेरी वहां पे ब्लैक है और 160 मेरी यहाँ पे व्हाइट है। तो 160 अगर मेरे यहाँ पे व्हाइट है, तो मैं Q का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? I will divide 160 जो मेरे यहाँ पे पॉपुलेशन है, so I know that कि जो 160 पॉपुलेशन है, they have to be small b,
राइट, ये इनका जीनोटाइप यहाँ पे रहेगा। तो मुझे करना यहाँ पे कुछ नहीं है, 160 को मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ नंबर के साथ, टोटल नंबर ऑफ कैट के साथ। जब मैं उसे यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो माय आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर 0.16। अब जब मुझे यहाँ पे 0.16 मिला, तो ये जो 0.16 मुझे यहाँ पे आंसर मिला, दिस इज एक्चुअली अ वैल्यू फॉर माय क्यू स्क्वायर। ये मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलती है, दिस इज द वैल्यू फॉर माय क्यू स्क्वायर। अगर मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए देन आई विल हैव टू डू द अंडर रूट ऑफ माय 0.16, और जब मैं 0.16 का यहाँ पे अंडर रूट करूंगा सो आई विल हैव द आंसर दैट इज गोइंग टू बी योर 0.4। और जो 0.4 मुझे यहाँ पे मिला ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज माय क्यू। दिस बिकम्स माय वैल्यू ऑफ माय क्यू, जो इन लोगों ने हमें बताई थी। अब अगर मुझे क्यू की वैल्यू मिल गई, मैंने आपको क्या बोला था पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मुझे क्यू की वैल्यू मिलती है 0.4 तो बाय डिफॉल्ट मुझे पी की भी वैल्यू पता चल जाती है, दैट इज माय 0.6। जैसे ही आपने ये कर दिया आपकी आधा काम आपके यहाँ पे हो चुका है। अब आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है, अब आपको बस लगाना है अपना यहाँ पे फॉर्मूला। नाउ यू ओनली हैव टू यूज योर फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके यहाँ पे क्या था, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे करूंगा अपना यहाँ पे इस्तेमाल। सो दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच आई विल बी यूजिंग ओवर हियर, राइट। अब जब मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहे लोग फाइंड करेंगे, दे आर एक्चुअली आस्किंग अस टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप, राइट। सो बेसिकली आपको वो लोग यहाँ पे पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप होमोजाइगस बता दो यहाँ पे, राइट। यू ऑल्सो टेल अस देयर लाइक पर जीनोटाइप आपके यहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पे मिल जाए। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वैल्यू यहाँ पे डालनी। तो 0.6 के लिए मेरे यहाँ पे पी स्क्वायर के लिए मेरे यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.6 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 प्लस 0.4 होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा इसका आंसर मेरे यहाँ पे 0.36 0.48 plus 0.16 0.48 0.48 plus 0.16 दिस इज समथिंग आई हैव रिसीव्ड। ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा, और जब भी आप इसका टोटल करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। दिस इज योर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है फ्रीक्वेंसी मेरे यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट की, मुझे यहाँ पे मिल चुकी है मेरे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हेटेरोजाइगस की, एंड इवन फॉर माय होमोजाइगस रिसेसिव। बस मोनिका बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करके बता दिया गया। एक क्वेश्चन अगर आपने सही से कर लिया तो बाकी क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे सारे के सारे। यस सर। क्या हो गया बेटा, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्वेश्चन देख के? नो सर, सर ट्राई करूंगी फिर। ट्राई करूंगी एक करे बेटा, मतलब कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है आपको? व्हाट काइंड ऑफ नहीं इश्यूज सर, मतलब मैंने एक बार भी उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करे ना, ये वाले क्वेश्चन है तो एकदम से देख अरे, के। पुराने वाले क्वेश्चन निकाल के कर लो। पुराने वाले हमने अलेक्सा उसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इसके अंदर, मेन स्लाइड के अंदर। सो डू 4-5 क्वेश्चंस कर लो बस, नीट पे तो इतने डिफिकल्ट आते भी नहीं है। ये कर लो, आपका हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें यहाँ पर हुगो दे वेरिस की। तो हुगो दे वेरिस की कहानी यहाँ पे क्या थी कि इन्होंने बोला था कि म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर माय एवोल्यूशन। याद करिए उस कहानी को, चलियो। यस सर। सो म्यूटेशन थ्योरी की हम यहाँ पे बात करते हैं। म्यूटेशन थ्योरी जो आपके यहाँ पे थी, जो आपको मिली थी आपके यहाँ पे हुगो दे वेरिस के थ्रू, he gave the term of your mutation. He was studying a plant called as my evening primrose. Evening primrose वाले प्लांट पे यहाँ पे वो स्टडी कर रहे थे, और इनका कहना यहाँ पे ये था कि म्यूटेशन एक आपका रीजन है जिसकी वजह से आपका स्पीसिएशन होता है। सो म्यूटेशन इज अ रीजन बिकॉज ऑफ दैट द स्पीसिएशन हैपेंस। इनका ये भी कहना था कि म्यूटेशन जैसे ही आपका लाइक स्पीसीज मतलब नया स्पीशीज आपके यहाँ पे बन रहा है। सो इवोल्यूशन इज अ सडन इवेंट। इवोल्यूशन एक आपका सडनली आपका हो जाता है, एंड इट्स अ डायरेक्शनलेस। ये इनका यहाँ पे कहना था। म्यूटेशन उनका यही कहना था, म्यूटेशन इज द रीजन फॉर माय इवोल्यूशन, और ये सडनली हो सकता है और ये डायरेक्शनलेस होता है। अब ये जो बात यहाँ पे कह रहे थे वो बिल्कुल अपोजिट था व्हाट योर चार्ल्स डार्विन वाज सेइंग। चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे ये कहना था कि आपका म्यूटेशन आपका जो इवोल्यूशन होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वो आपका डायरेक्शनल होता है। वो ऐसा नहीं कि आपका रैंडमली कैसे भी हो जाएगा, वो आपका डायरेक्शनल होता है। तो उनकी बात और इनकी बात यहाँ पे काफी अलग थी, और म्यूटेशन वाली जो बात ये लोग कह रहे थे यहाँ पे हुगो दे वेरिस, ये बात इनकी यहाँ पे सही नहीं थी एक्चुअली में। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है, म्यूटेशन इज सडन रैंडम डिसकंटिन्यूअस एंड हेरिटेबल चेंज independent of the environment or genetic makeup of the individual. The term mutation was coined by Hugo de Veris.
Hugo de Vries observed the phenomena in the evening primrose Oenothera lamarckiana. इस प्लांट के अंदर उन्होंने ये चीज होते हुए देखी थी। अब आप जानते हो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ये एक एक्चुअली आपका क्रोमोसोमल डिफेक्ट था। एक क्रोमोसोमल आपकी यहाँ पे एरिबेशन आपका यहाँ पे हुआ था। आई वुड से इट वाज सम काइंड ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ओवर देयर, जिसकी वजह से आप यहाँ पे उसे एक नया टाइप का प्लांट यहाँ पे मिला था। दैट वाज नॉट एक्चुअली अ न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये बस आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ पे क्या हुआ था, उन्हें जब क्रॉस कराया था, ही वाज गेटिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, और उसे लगा था कि वो नई स्पीशीज है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट अ न्यू स्पीशीज, इट इज मोर लाइक अ म्यूटेंट प्लांट। ओके, सो याद रखना हमेशा म्यूटेशन जो आपका होता है वो आपका रेयर होता है, हार्मफुल होता है। आपने देखा है म्यूटेशन आर मेनली गोइंग टू बी हार्मफुल, और म्यूटेशन आपके जनरली आपके रिसेसिव होते हैं। म्यूटेशन आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर रिसेसिव, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी रिसेसिव। तब मैं कह रहा हूँ कि आपके म्यूटेशन यहाँ पे अगर आप रिसीव हो रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल आपको दिख जाते हैं। आप जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर आप पढ़ोगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी रिसेसिव, मोस्ट ऑफ देम। सिकल सेल एनीमिया आप ले लो अपना सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोयूरिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी माय रिसेसिव म्यूटेशन। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इट वाज मोर लाइक अ क्रोमोसोम नंबर वाज डिफरेंट इन द इवनिंग प्राइमोस, बिकॉज ऑफ दैट वो आपके प्लांट थोड़े अलग बन गए थे। सो म्यूटेशन के बारे में जो चीज लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। इट इज रेयर, म्यूटेशंस आर गोइंग टू बी हार्मफुल, ये वापस से रिपीट हुआ है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशंस आर गोइंग टू बी रिसेसिव, राइट? दे आर मोस्टली गोइंग टू बी रिसेसिव एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। तो ये चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद इन टर्म्स ऑफ म्यूटेशन। सो ये सब हम यहाँ पे हमारे इन पे लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग, राइट? म्यूटेशन अकर इन एनी डायरेक्शन, ऑल दोस थिंग, ये आप एक बार खुद के एंड से पढ़ सकते हो। आखिरी स्टेटमेंट आप यहाँ पे याद रखना, evolution for Darwin was gradual while De Vries believed mutation causes speciation, hence it is called as my saltation. Single step large mutation उसे हम कहते हैं आप एज अ सॉल्टेशन। तो यहाँ पे इनका ये कहना था आपके हुगो दे विज का कि स्पीसिएशन आपका यहाँ पे हो रहा है, that event can be called as my saltation. Single step large mutation is called as my saltation, right? चार्ल्स डार्विन की कहानी यहाँ पे अलग थी। Evolution is due to accumulation of variation for number of generations and it is a continuous process as per the Charles Darwin. ठीक है, सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, और इनकी जो भी इन्होंने किया था काम वो सब आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, हैंड रेज करेंगे सब लोग यहाँ पे। बताइए अक्षरा क्या होगा इसका आंसर? दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? सिद्रा क्या होगा इसका आंसर? बी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो? डी। रानी क्या होगा इसका आंसर? रानी क्या होगा? सर सी। अपूर्वा? तो बी, बैट्समैन। दीक्षा? क्या रिवीजन हो नहीं रहा सही से आप लोग का? दमनप्रीत सर लैमार्क ने दी थी। और अनिरुद्ध? सर बैटमैन वाला बी। बेटा लेमार्क ने दिया था ये वाला थ्योरी, तो आपको लगा कि सर ने अभी भी देवरीज पढ़ाया तो उसको ही हम टिक कर देते हैं यहाँ पे। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय लेमार्क। कोई मुझे थ्योरी एक्सप्लेन करें। मोनिका बताओ इस थ्योरी में क्या होता है? सर अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के ना मतलब जैसे कि जो करेक्टर हमारे पेरेंटल जनरेशन में होंगे ना वही जाके मतलब जो आगे प्रोजीनी होगी उनमें होंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि जैसे कि जो जिराफ होते हैं ना उनकी पहले नेक छोटी होती थी लेकिन उनको घास खाना होता था, वो ऊपर ऊपर होता था। वो तो यूज डिसयूज थ्योरी होगी ना बेटा, वो तो यूज डिसयूज थ्योरी होगी। जिराफ वाला एग्जांपल आपको बनता है आपका यूज डिसयूज थ्योरी का। यस सर। हाँ, सर तो वो जिराफ वाला एग्जांपल जो आप कहते हो दैट वाज अ थ्योरी ऑफ योर यूज डिसयूज थ्योरी का एग्जांपल में आता है आपका जिराफ वाला, सो उसको मिक्स मत करो। दैट वाज माय यूज डिसयूज थ्योरी कि जब जिराफ को घास मतलब उसको जब अपने प्लांट्स खाने थे और वो प्लांट्स काफी टॉल थे तो उसने स्ट्रेच किया अपने नेक को और उसके वजह से उसका नेक वहां पे एक्सटेंड हो गया। दैट वाज वन ऑफ द अदर थ्योरी ऑफ माय लेमार्क, दैट वाज माय यूज डिसयूज थ्योरी, वो भी उसका वहां पे गलत था। थ्योरी Yes, ऑफ sir. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली बात कहां पे आती है बताओ अक्षरा, इसमें क्या होता है?
आवाज एग्जाम्पल अगर कोई बंदा अगर सर इस थ्योरी में अगर कोई पर्सन है कोई पर्सन है उसने अपने लाइफ में जितने भी कैरेक्टर एक्वायर किए होंगे वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा जिम जा रहा है उसने अपनी बॉडी बनाई है उसके मसल बन गए बट वो भी उसके जो आगे नेक्स्ट जनरेशन उसके पास होंगे जबकि ये गलत है। Right. So whatever you acquired in your environment, whatever you acquired in the environment, everything will get passed on to your next generation. ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली थी जो बात गलत थी। अगर मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि मेरे बच्चों को भी गिटार बजाना आएगा अपने आप से, राइट? तो देयर आर सर्टेन बिहेवियर जो आप लर्न करते हो, दे डू नॉट गो बाय देमसेल्फ इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये थी आपके यहाँ पे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो आपके यहाँ पे गलत थी। सो दैट गलत थ्योरी वाज अगेन गिवन बाय माय लेमार्क। और लेमार्क की ये वाली थ्योरी के साथ साथ यूज डिसयूज थ्योरी भी याद रखना, जिसमें हम लोग जिराफ की बात करते हैं। सो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है इसको डिसअप्रूव किसने किया था? कौन सा एक पर्सन था जिसने डिसअप्रूव किया था? रमनप्रीत कैरियर वाइजमैन ने ये किया था। तो वाइजमैन ने ऐसा क्या किया था? सर उन्होंने रैट्स लिए थे और एक्सपेरिमेंट किए उनके और उनकी थी ना, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि जब इनकी जो आगे की जनरेशन है उनके पास तो है उनकी पूंछ तो। राइट, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइजमैन कट ऑफ द टेल ऑफ द माइस जनरेशन आफ्टर जनरेशन बट टेल्स नीदर डिसअपीयर्ड नॉर शॉर्टेंड, शोइंग दैट। तो जब उन्होंने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया वाइजमैन ने कि उन्होंने टेल को कट करते गए माउस का और ऑब्जर्व करते गए कि नई जनरेशन के अंदर तो आपको पूरी टेल मिल रही है इवन तो मैं कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी डिसअप्रूव हो जाती है। आपके यहाँ पे कौन सा और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा फिर? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। राइट, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। सो लेमार्किज्म वाज रॉन्ग इन द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। बिल्कुल सही। सो दैट्स ट्रू। ओके, बताओ हैंड रेज करके बताइए। जानवी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। अनिरुद्ध? सर ऑप्शन बी। You will find वो there is के हिसाब से evolution is the sortation, single step large mutation। हाँ, ये भी ध्यान से देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। वेरिएशन caused by mutation as proposed by Hugo de Vries। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। बाकी लोग भी बेटा हैंड रेज करिए, क्या कर रहे हो आप लोग? सीधरा बताइए क्या होगा इसका आंसर। दीक्षा? ऑप्शन सी। जानवी? ऑप्शन सी। Random and directionless, yes. So variation caused by mutation as proposed by Hugo de Vries are random and directionless। ये randomly हो रहा है और ये directionless आपके यहाँ पे होता है। इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो अनम्यूट करके। ए बी सी डी क्या होगा इसके अंदर आंसर सही आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। राइट 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 राइट। ओनियोथेरा लेमार्कियाना इज अ करेक्ट आंसर, जिसके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट वहां पे किए थे। बताइए अक्षरा क्या कहना चाहते हो आप, बोलिए। सर पहले किया था अब हो रहा है। राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। लेमार्किज्म की कहानी याद रखना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे आपका। ही एक्चुअली गेव अस कपल ऑफ थ्योरीज जो उनके यहाँ पे रॉन्ग थी। एक तो यूज डिसयूज थ्योरी की उन्होंने बात की थी, एंड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उनका ये भी कहना था कि जो स्नेक होता है ना, स्नेक के पास पहले 4 लिम्स थे बट वो चले गए जब स्नेक ने क्रॉल करना चालू किया, देन वो गायब हो गए, लाइक देन दे बिकम यूजलेस, और वो गायब हो गए। उनका ये भी कहना था कि जो आपके बैट्स होते हैं, बैट्स के अंदर भी लाइक पहले उनकी आंखें अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जब बैट्स ने केव में रहना चालू किया देन उनकी आंखें भी फिर वहां पे लाइक काम की नहीं रही। आप जानते हो कि बैट को अच्छे से दिख नहीं पाता है, यू नो दैट ना, बैट देख नहीं सकते अच्छे से। यस सर। तो फिर बैट कैसे जाते हैं, उड़ उड़ के इतना दूर तक कैसे जाते हैं फिर? इंफ्रारेड वो रेडिएशन से सेंस। इकोलोकेशन, इकोलोकेशन, इंफ्रारेड रेडिएशन से। बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन क्या उनके लाइक बॉडी से निकल रहा होगा? इकोलोकेशन। सो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, दैट एक बैट को जब ट्रैवल करना हो ना,
वो अपने मुंह से एक आवाज निकालेगा, इट विल मेक सम काइंड ऑफ साउंड, और वो साउंड जाके सामने वाली ऑब्जेक्ट पे जाके लगती है एंड इट विल कम बैक, एंड देन इट विल गेट टू नो कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। तो जब बैट्स अपने उड़ रहे होते हैं, सो दे विल हैव दिस वोकल, वो अपना आवाज निकाल के उड़ रहे होंगे वहां पे, वो जो साउंड क्रिएट करते हैं, दैट साउंड विल गो एंड हिट सम ऑब्जेक्ट एंड देन इट विल कम बैक, और उस फ्रीक्वेंसी को लोग समझ के अपने आप को बचा बचा के उड़ रहे होते हैं। उसको हम कहते हैं यहाँ पे इकोलोकेशन। सो दे यूज द इकोलोकेशन एंड यूजिंग दिस दे आर गोइंग टू ट्रैवल इन द एयर। तो ये बात याद रखना। सो बैट्स के बाद आपको अगर आप पट्टी भी बांधोगे ना कि अब ये उड़ के कहीं जाएगा, तभी उड़ के निकल जाएगा तभी अच्छा खासा उड़ के निकल जाएगा। सो दैट इज समथिंग वी विल फाइंड। ये बात आपको पता नहीं थी क्या, ये बैट्स वाली बात आपको, ये वाली चीज? सर उसका नाम नहीं याद आ रहा था, इतना पता था कि वो आवाज निकालता है मुंह से। So that is what they do, and that is how they are going to travel throughout the night, throughout the day. That's what they do. They have a poor eyesight. उनकी eyesight वैसे poor होती है। ये आ गया आपके यहाँ पे जिराफ। जिराफ देखा आपने से किसी ने? रियल में जिराफ देखा किसी ने? नो सर। नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। So this is something we have done. We have already discussed the use theory and your theory of acquired character. तो ये हम देख चुके हैं। So let's not focus over here. This is something we have done. ये है आपका वाइजमैन का थ्योरी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रैट्स को कट कर रहा है, कट करके लाइक इट इज अलाउड हिम टू ग्रो, और ऐसा उसने 19 जनरेशन तक किया था, और हर जनरेशन में उसे एक माउस मिलता था। हमेशा जो माउस बनते थे बेबीज, उनके अंदर उसे फुल टेल मिलती थी। सो ही वाज एबल टू डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ माय एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। Darwinism, natural selection, right? Darwin was much influenced by three publications, namely the essay of P.R. Malthus on the principle of population. इससे वो काफी ज्यादा influence हुए थे। It states that the population increases geometrically and the food source increases arithmetically. ये इनका वहां पे उनका observation था। So obviously there is going to be a competition in your natural ecosystem में, आपका competition वहां पे होता होगा, उनका ये मानना था। Every population has an inherent capacity to increase its number exponentially. Nature keeps a control over the size of the population by posing several challenges. So nature के अंदर आपका population नहीं बढ़ता ज्यादा animals का, because आपके कई सारे वहां पे inhibitions होते हैं। मतलब आपके वहां पे food कम होगा, competition होगा, you will have death happening because of the competition. So these are all the reasons, because of that आपका number वहां पे आपका increase नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो ये सब उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। यहाँ पे बेसिकली वो डिस्कस करे आपके यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात यहाँ पे की जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑलवेज गोइंग टू बी लिमिटेड। जब भी आपको आपके दिमाग में आपको नेचुरल सिलेक्शन को आपको याद करना पड़े ना, मेरी बात सुनो, आपको कुछ एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखने चाहिए। पहला एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जो रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी एग्जाम्पल ऑफ माई DDT एंड मॉस्किटो। ये वाली स्टोरी आप सबको याद है या नहीं याद है? याद है सर। याद है। तो ये याद होना चाहिए। Excuse me. Mosquito. So you should have this story first of all clear to all of you. दूसरी स्टोरी कौन सी थी बताओ? टॉम कॉडफिश। टॉम कॉडफिश की थी। क्या थी वो कहानी टॉम कॉडफिश वाली? बताना पूर्वा। मोनिका समय बताओ। बता दो, फिर बोलो। सर एक ना न्यूयॉर्क में हडसन रिवर था, उसमें ना टॉक्सिक केमिकल्स डाले गए, तो उसमें टॉम कॉड फिश का ना नंबर डिक्रीज हो गया। जो थोड़े से फिश थे वो सरवाइव कर गए। वो क्यों सरवाइव कर गए? क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंट जीन था इस केमिकल्स के कंट्रास्ट में, तो वो सरवाइव कर गए। फिर जब वो मल्टीप्लाई करे ना, तो जब फिर से उन्होंने टॉक्सिक केमिकल्स डाले तो वो नहीं मरे, क्योंकि वो उन्होंने जब मल्टीप्लाई किया तो सभी में वही जीन आ गया, तो इसलिए ये थी। राइट। सो आपका जो स्पेशल जीन था वो आपका सिलेक्ट हो चुका था। यहाँ पे वेरिएशन में से एक सर्टेन जीन्स आपके यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ द पॉपुलेशन वाज एबल टू सर्वाइव ओवर देयर, व्हिच वाज अ बिग थिंग। तो ये आपके एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने। इवन आपका जो बिक्सन बिटुलिरिया वाला जो स्टोरी था ना, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वाला, दैट इज ऑल्सो स्टोरी ऑफ योर नेचुरल सिलेक्शन। वो भी आपका नेचुरल सिलेक्शन का ही स्टोरी वो बनेगा। ठीक है, बताइए मोनिका क्या कर रहे थे आप, बोलिए। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। तो नेचुरल सिलेक्शन में आपको क्या चीजें आपको मिलती है यहाँ पे देखेंगे। यू विल हैव अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, राइट। देयर इज अ टर्म ऑफ माय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कंपटीशन आपको हमेशा होते हुए मिलेगा।
पॉपुलेशन के अंदर एंड मोर प्रोजेनी देन दैट कैन सर्वाइव। हमेशा एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाएगा बिकॉज मेनी ऑफ देम विल एंड अप डाइंग एंड द वन विच विल सर्वाइव आर द बेटर वन टू एड सम न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेन कंपोनेंट्स है आपके यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के। हैविंग अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, हमेशा देयर इज गोइंग टू बी अ कंपटीशन, सो देयर इज गोइंग टू बी अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड आफ्टर दैट जो सर्वाइव कर जाएगा दैट पॉपुलेशन विल ऐड द न्यू नंबर ऑफ प्रोजेनी एंड इवन व्हेन इट विल ऐड द प्रोजेनी द नंबर इज गोइंग टू बी वेरी हाई। उनमें से भी कुछ ही आपके यहाँ पे सर्वाइव करेंगे एंड दे विल ऐड द न्यू प्रोजेनी इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो यही आपको मिलता है देखने के लिए आपके नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। हमेशा याद मैं रेकमेंड करूंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सब कहानियां याद रखो। एग्जाम्पल अगर आपको याद होते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल रादर देन अ सडन एंड बायोलॉजिकल इवेंट। और यहाँ पे आपकी कहानी आती है आपके इंडस्ट्रियल मैनेजम की। तो बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर। तो टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड। दीपिका बताइए क्या होगा इसका आंसर। In case of peppered moth, the black colored form became dominant over the light colored form in England during the industrial revolution. This is an example of, बोलिए जानवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ऑप्शन डी। अपूर्वा। डी ऑप्शन। Natural selection whereby darker forms were selected. Natural selection whereby the darker forms were selected. So that was my option D. That was going to be your option D. That's the correct answer. बिल्कुल सही। होमोलॉजी एनालॉजी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नीट में बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो होमोलॉजी में आपको किस टाइप का आपको ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा। टेल मी, आंसर बताओ इसका क्या होगा। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट कहाँ से होगा इसके अंदर बेटा। डाइवर्जेंट होगा। That does not mention क्या नहीं होगा तो फिर कन्वर्जेंट नहीं होगा आंसर। Okay, right, does not refer. Okay, yeah, homology does not refer to what? Common descendant, adaptation, divergent and convergent. Right, so it is going to be right, true. Then it is going to be your convergent evolution over here. क्योंकि आपसे पूछा गया यहाँ पे कि आपका ये किसको रेफर नहीं करेगा एंड दैट इज गोइंग टू बी योर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को हम यहाँ पे रेफर नहीं करेंगे। इसमें एग्जांपल क्या बनेगा मेरा यहाँ पे होमोलॉजी का। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, सब लोग ऐसे लाइक ऐसे बोलना चालू कर देते हैं। बताओ तो अनुप्रीत क्या होगा, एक एग्जांपल बोलो। एक एग्जांपल सर जो बैट है, ह्यूमन है, चीता, उनके जो मतलब ओके 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 राइट, पता चल गया। बैट, ह्यूमन एंड अदर मैमल्स हैविंग अ कॉमन स्ट्रक्चर, दे विल हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कॉमन एनाटॉमी ऑफ योर फोर लिम्ब एंड दे विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एग्जांपल मेरा यहाँ पे हो गया। एक और एग्जांपल दो मुझे यहाँ पे होमोलॉजी का। सब ब्रेन, अभी रुक जाओ तो अनुप्रीत, बताओ कौन कराता हूँ, बोलो मोनिका क्या होगा अदर एग्जांपल। टेंड्रिल एंड सोन्स ऑफ कुकुरबिटा एंड वो क्या बोलते हैं इसको, बॉगनविला। टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स, यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर आएगा एक कुकुरबिटा का और एक आपका यहाँ पे आएगा वो बोगनविला का। Both of them will have a common structure. Both of them are actually getting formed from one of the branches over there, one of the axial branches, but they have a different structure and a different function over there. So origin same है इनका, यहाँ पे function यहाँ पे आपका यहाँ पे different हो जाता है। ठीक है, right? So एक और example भी बता सकते हैं इसके अंदर, one more example homology का। हार्ट एंड ब्रेन ऑफ उसका माउस और काऊ एंड। बताइए जसनूर, अरे रुक जाओ जसनूर बताइए क्या होगा एग्जांपल एक और। Sir, eyes of octopus and flippers of penguins. Eyes of octopus and pupils of Penguin. नहीं, आइज ऑफ ऑक्टोपस और पेंगुइन का आप क्या करो, फ्लिपर्स करो ना। नहीं बेटा नहीं, उसमें नहीं आएगा, वो दोनों अलग हो जाएंगे। हाँ, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और ऑक्टोपस काफी अलग चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। यू कुड हैव सेड लाइक दे हैव it is not it is both are different species, या both are different groups। यहाँ पे आप मिक्स करो दो चीजों को। You can say your dolphin का flipper and इसका flipper, this penguin का, but that also becomes example of analogy का example how बन जाता है। Similarly I can say
आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड योर आई ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो भी आपका एग्जाम्पल बनेगा. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माई एनालॉजी, वेर यू हैव अ सेम फंक्शन बट यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. चलो आगे देखते हैं. इसका आंसर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. सो विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोलोगस ऑर्गन यहाँ पे. सो हैंड्स ऑफ मैन, वी नो दैट. ऑप्शन बता दो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही आंसर आएगा. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसके अंदर आंसर. ए ऑप्शन. इसका आंसर बताओ जल्दी से. एनालोगस स्ट्रक्चर आर गोइंग टू बी व्हाट. याद रखना, एनालोगस के अंदर यू हैव अ सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. बहुत आवाज करके आप लोग की. बताइए अक्षर, आप बोलिए. सी ऑप्शन. डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन. और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो, आपका बटरफ्लाई का विंग एंड द विंग ऑफ अ बर्ड. बोथ ऑफ देम हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट दे विल हैव अ सेम फंक्शन. दैट बिकम्स द बेस्ट एग्जांपल फॉर माय एनालॉजी. अडैप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू व्हाट. अब ये करने के पहले ये चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो. अडैप्टिव रेडिएशन के अंदर व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, दैट यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर, और उस कॉमन एंसेस्टर में से व्हाट विल हैपन, एक पॉपुलेशन आपका निकल के जाएगा अलग अलग एरियाज के अंदर. और ये जो कहानी हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय डार्विन फिंचेस. ये मेरे डार्विन फिंचेस की यहाँ पे कहानी है. और मेरे बर्ड्स यहाँ से निकल के अलग अलग आइलैंड पे जाके उन्होंने वहां पे रहना चालू किया. अब जब वो वहां पे जाके अलग अलग रहना चालू किया, दे ऑल बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज. मुझे आप बताओ कि वो वहां पे जाके अलग स्पीशीज क्यों बनी. एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह एंड रेस करके आंसर देना है पूर्वा. बताइए जानवी, क्यों बनी वो वहां जाके अलग अलग स्पीशीज. सर क्योंकि अलग अलग आइसलैंड की ना कंडीशन भी अलग अलग थी, मतलब वहाँ का फूड, शेल्टर, एनवायरनमेंट सब डिफरेंट था, इसीलिए उन लोग का स्ट्रक्चरली मतलब चेंज हो गया. राइट. तो वहां पे उनका जो फूड था वहां पे बहुत अलग था, हैबिटेट उनका वहां पे अलग था. तो एज पर द फूड दे अडेप्टेड देमसेल्फ. सो जो भी वहां पे पॉपुलेशन गया उसने अपने आप को अपने खाने के हिसाब से अडेप्ट किया एंड देन दे बिकेम अ डिफरेंट स्पीशीज. तो कुछ टाइम के बाद वहां पे एक ही पॉपुलेशन में से आपकी स्पीशीज ए बनी, फिर बी बनी, यहाँ पे कोई सी बनी होगी, डी बनी. सो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज वर गेटिंग फाउंड ओवर देयर. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए वाली स्पीशीज को निकाल के अगर मैं वापस उसे यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या यहाँ पे वो ब्रीडिंग करेंगे उसके साथ, मेन पॉपुलेशन के साथ. No, sir. नो सर. क्यों नहीं करेंगे. Species have evolved. वो evolve हो गई. ये बात आपकी सही है, बट वो टर्म क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिकॉज ऑफ दैट अ न्यू पॉपुलेशन विल नॉट ब्रीड विद द पुराना पॉपुलेशन. नहीं 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 नहीं, देयर इज अ टर्म ओवर देयर दैट इज कॉल्ड एज माय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. हमने आपको बताया था ये चीज. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज माय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. एक बार आपकी नई स्पीशीज बन गई तो दूसरी स्पीशीज से वो डिफरेंट हो जाती है बिकॉज वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है. Once the population become reproductively isolated, then I can say it is a new species. तो अगर आप उसे रखोगे भी यहाँ पे तभी वो मीटिंग नहीं कर पाएगा because it has become a different species and that is going to lead to a reproductive isolation. So ये आपको यहाँ पे रखना है याद, और ये बीक वाली कहानी आपको रखनी है यहाँ पे याद. And that is the story of my Darwin finches. Darwin Galapagos Island याद रखना, साउथ अमेरिका के पास में था. And you can see over here all the islands over here you can see. आप लोग ऐसा सोचते हो, कभी प्लान करते हो कि फ्यूचर में हम यहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए. कुछ नहीं सोचते, बस प्रेजेंट में रहते हो आप लोग. यू लिव इन प्रेजेंट. ऑलराइट, टेल मी. यहाँ पे भी आपका डार्विन फिंचेस का आपका यहाँ पे एग्जांपल है. एंड वन मोर थिंग, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ये भूलना मत, बिकॉज ओवर यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर. यू विल ओवर हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ठीक है. अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, मार्सुपियल्स किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट. डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट ही रहेगा. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे आपका कॉमन एंसेस्टर में से यू आर फाइंडिंग दैट अलग अलग स्पीशीज आपको बन के आपको यहाँ पे मिल रही है. एंड दिस ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई अडेप्टिव रेडिएशन. बताइए मोनिका, बोलिए. सर ये जो ऑस्ट्रियन मार्सुपियल्स होते हैं, इन सबके पास पॉकेट होती है. नहीं, not all of them will have the pocket. Some of them will have a folded skin, और वो folded skin के अंदर अपने बेबी को रखते हैं. जैसे वो पाउच होता है ना कंगारू का, वैसा हर किसी के पास नहीं होता. Some of them will only have a folded skin, और folded skin के ऊपर वो अटैच करके रखते हैं बेबी को. तो वैसा नहीं होता. ठीक है. सो क्योंकि हमारे जहन में वो है ना कि मार्सुपियल ऑल ऑफ देम विल हैव अ पाउच, वैसा नहीं है.
right? But they do have some anatomical similarities between all of them. ठीक है, and the genetic similarity as well between all of them, all the marsupials. तो अब Yes. आपको यहाँ पे याद इसके अंदर ये रखना है कि जब आप मार्सुपियल्स की यहाँ पे आप बात करते हो तो आपको ये अलग अलग स्पीशीज आपको मिल गई। ये स्पीशीज आपकी बनी कैसे? एज पर द हैबिटेट। जो ग्रेजिंग कर रहे थे वो आपके कंगारू बन गए, जो पेड़ पे रहने लगे दे बिकम माय कोआला, राइट? जो बरोइंग थे वो आपके वॉम्बैट बन गए, एंड देन यू हैव सम ऑफ देम व्हिच आर गोइंग टू बी नॉक्टर्नल, जो आपके ताजमीन डेविल बन गए। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माय अगेन अडैप्टिव रेडिएशन। एज पर द हैबिटेट आपने अडेप्ट किया, and this is also the example of my divergent evolution. So ये आपको याद रखना है, this is also example of my divergent evolution. बात ये वाली जो है ये आपको समझनी होती है, ये वाली एक कंपोनेंट है जो क्रिएट करता है एक क्वेश्चन हमारे जहन में। तो यही स्लाइड को मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। आपके पास पॉपुलेशन में मार्सुपियल मैमल्स हैं एंड प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ये दोनों आपके पॉपुलेशन आपकी एक जगह पे आपकी ग्रो कर रही है। कुछ तो आपको वहां पे इवेंट हुआ, कुछ तो आपका वहां पे कोई तो भी ऐसा फ्लड आया, कुछ तो हुआ वहां पे एक खराब इवेंट हुआ जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन को अलग अलग हैबिटेट में जाना पड़ा। तो कुछ नंबर मार्सुपियल्स का चला गया हैबिटेट ए के अंदर और कुछ नंबर प्लेसेंटल मैमल्स का चला गया हैबिटेट ए के अंदर। सो प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल्स हैबिटेट ए में चले गए कुछ, और कुछ प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल्स चले गए आपके हैबिटेट 2 के अंदर, बी के अंदर। अब हैबिटेट ए जो आपका यहाँ पे था, ये ऐसा हैबिटेट था जहां पे आपको खाने के लिए मिल रही थी सिर्फ चींटियां, और क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ खाने के लिए आपको वहां पे एंट्स मिल रहे थे, सो मेरे जो यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स थे और मेरे जो यहाँ पे मार्सुपियल्स थे, इनके अंदर सेम टाइप का अडेप्टेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स इनके जो टंग होगा, इनकी जो नोज होगी वो काफी हद तक सेम टाइप की होगी, इवन दो दोनों यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। Both the species do not have a common ancestor. Placental mammals, marsupial mammals do not share a common ancestor. Even then, they will have a common trait of same function. और वो same function क्यों आ रहा है? Because they are living in a common habitat. Because they are living in a common habitat. So अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? This over here becomes an example of my convergent evolution. आपके दो distinct species ने या दो distinct population में जिनका कोई common ancestor है नहीं, they have adapted themselves to have a common traits या common character आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, and this becomes example of my convergent evolution. वैसी convergent का example आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। You have your gliding squirrel, marsupial gliding squirrel as well. So what you will find कि आपके जो population यहाँ पे आया, इनको पता लगा कि हमें रहना पड़ेगा पेड़ों के ऊपर, क्योंकि नीचे रहना काफी अनसेफ है। तो जब ये पेड़ों पे जाके रहना चालू करते हैं, then what will happen over here कि you will have two population यहाँ पे, राइट? एक है आपका प्लेसेंटल, एक है आपका मार्सुपियल। दोनों के अंदर आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव द ग्लाइडिंग वाले कैरेक्टर आपको वहां पे मिल जाएंगे। दे विल हैव द पेटाजियम, पेटाजियम मतलब जिसको ग्लाइड करता है ना, तो पेटाजियम दोनों के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर बोथ एबल टू ग्लाइड इन द हैबिटेट। लेकिन क्या मेरे ये दोनों सिमिलर है? क्या ये दोनों मेरे कॉमन एंसेस्टर इनके होंगे यहाँ पे? द आंसर इज नो। एक मार्सुपियल है, एक मेरा ग्लाइडिंग स्क्विरल, एक मेरा यहाँ पे प्लेसेंटल ग्लाइडिंग स्क्विरल है। सो दैट इज व्हाई अनरिलेटेड पॉपुलेशन will always show over here convergent evolution. Convergent इसलिए because they are showing the same kind of function or same kind of characters even though they are unrelated both the population. और इसलिए फिर ये स्टेटमेंट आपको समझना यहाँ पे काफी जरूरी होता है, राइट? When देखो यहाँ पे एक बार फिर हम पढ़ते हैं, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, one can call this as a कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट? यहाँ पे वो बिना एग्जांपल के इसी बारे में बात कर रहे हैं, विदाउट एग्जांपल, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग ओनली ओवर हियर, ठीक है? सो आपके पास मोर देन वन अडैप्टेशन आपका हो रहा है एक सिंगल आइसोलेटेड एरिया के अंदर, एंड दैट इज व्हेन यू विल फाइंड इट इज एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जहाँ पे यू हैव टू अनरिलेटेड स्पीशीज आर वर्किंग टुगेदर। समझ आ रही है ये चीज? तब भी समझने में थोड़ा टाइम लगा था, क्या ये चीज आपको रिकॉल कर पा रहे हो आप? याद रखना हमेशा। सो यहाँ पे इसलिए उन्होंने आपको पिक्चर भी देकर रखा हुआ है। ऑल्सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये पिक्चर लगाया इसलिए ताकि आप समझ पाओ, बिकॉज बोथ द एनिमल्स, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप एंड ईटर को यहाँ पे देखो और नमबैट को देखो, काफी हद तक ये दोनों सेम ही है। दे विल हैव अ लॉन्ग स्नाउट एंड दे विल हैव अ लॉन्ग टंग, क्योंकि उनका खाना एक जैसा है। सो दैट्स एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आप ये देखो ना, इसे यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फेलेंजर, दोनों एक यहाँ पे मार्सुपियल है आपका, यहाँ पे वन इज गोइंग टू बी मार्सुपियल, वन इज गोइंग टू बी प्लेसेंटल मैमल, but both of them will have a patagium to move around.
दैट आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो ये आपको रखना है यहाँ पे याद. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन ओवर हियर. आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है एंड यू आर एबल टू हैव अ ग्रिप ऑन देम. सो होमोलॉजी, एनालॉजी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट याद रखना. अच्छे से ये टॉपिक को रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, असाइनमेंट सॉल्व करो. एंड और असाइनमेंट अगर आप सॉल्व कर चुके हो, यू डू हैव द मॉड्यूल्स ना. 2 मॉड्यूल्स है आपके पास. एक मॉड्यूल जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन है और एक मॉड्यूल जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है. क्या आपके पास दोनों का एक्सेस है या नहीं है? सर है. तो जिसकी बुक्स मिली है उसका है बस. दोनों का एक्सेस है, आप देखते नहीं हो ढंग से. You have access to both the things. The drive will have both the things over there. So वो रिसोर्स तो एक बार नहीं जाता ज्यादा देर तक क्वेश्चन. क्या 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 कह रहे हो मोनिका? सर मतलब ऐसे फोन से देख देख के करने ना क्वेश्चन तो फिर नहीं. I do understand that. Yeah, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. Let me have a word with चिराग सर. ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे क्या है क्या नहीं है. ठीक है. Yeah, let me see that. Right. So till then if you have your own separate books, आप वो यूज करो. अगर नहीं है then फोन में से क्या करो ना, अगर आप फोन में से बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हो, tell yourself I won't spend more than 12-15 minutes to solve this question. 15 से 20 मिनट बैठो वहां पे, सॉल्व करो, जितने होते कर लो. नहीं हो पा रहे then move on to your next thing. Because even I use the like my phone यूज नहीं करता, I am also have to use the screen to do my things, right? So मैं ज्यादा टाइम आप स्पेंड मत करो. Like don't sit for hours on your screen solving question. I do understand it's difficult, but जब तक नहीं है आपके पास कोई source, then you have to use that only. And I would again recommend that कि अगर आप कर रहे हो then only spend a less amount of time. वो हम आपके लोग customize करके बताएंगे बाद में कि कैसे आप कम टाइम के अंदर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. and you ensure that कि then you move on to something else. तो वो exhausting नहीं होगा. आपने 10 मिनट 15 मिनट स्पेंड किए क्वेश्चन सॉल्विंग में, आपने 10 क्वेश्चन किए, move on to something else. Then come back after half an hour to do the questions. You can do that like this. So that won't be very exhausting to your eyes. ठीक है? Till then I will have a word with Chirag sir. ठीक है? और so these are the things we have done. तो ये सब चीजें एक बार खुद से पढ़ो अच्छे से. अब मैंने इनिशियल चीजें रिवाइज नहीं कराई है, वो आपको खुद से करनी होंगी. मिलर ने क्या किया था, आपका स्वान ने एक्सपेरिमेंट आपको वहाँ पे क्या था, theory of chemical evolution आपको वहाँ पे क्या था. You have to read it from your end. Not everything will be spoon fed to you, right? तो वो सब आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. You have to revise all those things as well. कोकर वेट्स क्या होते हैं वो सब आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा. और अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में से हम क्या पढ़ें, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यू ओनली फोकस ऑन द पीरियड्स. यस सर. अगर ऐसा पूछोगा कि वो एरा बोलो उनका डायनासोर्स का गोल्डन पीरियड पूछोगा, अगर एग्जांपल में दिया होगा मेसोजोइक एरा एंड जुरासिक एरा, तो हम मेसोजोइक एरा नहीं होगा ना, जुरासिक पीरियड है. जुरासिक पीरियड होगा, एरा नहीं होगा वो. तो ऐसा नहीं आएगा ना क्वेश्चन. इधर दे विल आस्क एरा और दे विल आस्क द पीरियड. सर मतलब एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन उसमें दोनों थे ना फिर ऑप्शन. तो हाँ, तो क्वेश्चन में पढ़ना था ना, उसमें पूछा क्या था उन लोगों ने, एरा पूछा था या पीरियड पूछा था. पढ़ूंगी. They won't be giving you both the things and देखिए बताओ कि कहाँ पे वो फ्लरिश किए थे. And they will mention over there which of the period was the one in which they flourished over there. So that is something. So period और era को आप यहाँ पे ध्यान रखो, उसको आप यहाँ पे पढ़ो, and बाकी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, right? And that is something also. ये ऐसा है ना कि इसको आपने एक बार देख लिया बस, फिर उसके बाद 6 महीने बाद देखो. These are the kind of things they are. क्योंकि इसमें क्या याद करना है, और वो चीजें वैसी भी है जो आपको एग्जाम के पहले कुछ चीज होती है आपको रट्टा लगानी होती है, वैसी टाइप की वो चीज है. So don't spend way too much amount of time on reading those things. मत हर चीज याद करने के वहाँ पे कोशिश मत करो. You have number of things to be done. ठीक है? तो अंतरित समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes sir. तो यही है ना, ये चीज का एरा एंड पीरियड, बस ये आपको यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है? These are the things we have done. ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है. और 2 अच्छे से टेस्ट याद रखना. इनिशियल पार्ट पढ़ना पड़ेगा खुद से. इनिशियल पार्ट के अंदर you have to understand कि evolution कैसे हुआ था, chemical evolution क्या था. These are the things you have to read from your end. राइट. और उसके क्वेश्चन सॉल्व भी करो. आई विल शेयर सम क्वेश्चंस विद यू, बट या डू देम एज वेल. आई विल शेयर अ हाइब्रिड असाइनमेंट विद यू, तो मेक श्योर का उसके अंदर. राइट. हाँ जी मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर आप जो ये क्वेश्चन नहीं देते सॉल्व करने को, जो पीवाईक्यू वाले होते हैं, वो आप कौन सी बुक लगाते हैं स्नैपी की? एक ही तो बुक है उसकी, लाइक एमटीजी की आपकी आती है ना पीवाईक्यू वाली बुक, नहीं है आपके पास? नो सर मेरे पास दूसरी है. मैंने ड्राइव पे शेयर किया था. लेट मी चेक वंस अगेन. मैं आप सबके साथ एक बार वो शेयर कर दूंगा. राइट. ऐसा होगा.
right? I'll share the link with you of a drive again, and in that you will have this book. So आपको डाउनलोड भी करना नहीं पड़ेगा, वो लिंक के थ्रू आप ओपन करके आप सॉल्व कर सकते हो। कई बार कोई बुक का साइज बड़ा होता है ना, वो क्या अगर उसकी हार्ड कॉपी ऐसी लेनी होगी तो हार्ड कॉपी मतलब मिल जाती है ना से बाहर? हाँ मिल जाती है, यस Yes, वेरी इजीली वी कैन गेट दैट। हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए ना पीवाई, क्योंकि यू गेट बहुत तरह से मिल जाती है हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए हो तो, सो दैट इज नॉट अ कंसर्न, राइट? मैं एक बार आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, बट अगर हार्ड कॉपी अगर आपको मिल जाए तो यू कैन गेट दैट। अमेजोन से मिल जाएगी आपको, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, आप अपने घर पे वैसे ही मंगवा सकते हो अगर आपके आसपास बुक स्टोर नहीं है तो। अब तो अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह डिलीवर कर देता है, करता होगा ना, बिलासपुर में भी करता ही होगा मोनिका। सर कांगड़ा Yes. करता है सर। वहाँ पे करता होगा, हाँ बिल्कुल करते होंगे, सब आ जाते हैं वहाँ पे। यू कैन ऑर्डर योर बुक्स, राइट? सो यार जब व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड द इनिशियल स्मॉल पार्ट जो आपको रीड करना पड़ेगा, बिकॉज बीच में से वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट? इनिशियल पार्ट को खुद से रीड करो, रिवाइज करो, एंड ऑल ऑफ यू शुड गेट अ वेरी गुड स्कोर इन द टेस्ट। नहीं आया फिर डांट खाओगे आप लोग फिर अलग से सेपरेटली, तो प्लीज मेक श्योर गेट वेरी गुड स्कोर एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन ऑफ पॉसिबल बिफोर गोइंग फॉर द टेस्ट। क्वेश्चन सॉल्व करो और अच्छे से टेस्ट दो, ठीक है? ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई सवाल है, कोई कंसर्न्स है आपके, देन बताइए। अगर कोई आपके सवाल यहाँ पे आते तो, अगर कोई आपके सवाल